हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद अनु में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी का अपना नेक्स्ट लेक्चर। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया था। शैशवावस्था पढ़ लिया था, बाल्यावस्था पढ़ लिया था। आज हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे और आज या फिर एक वीडियो और आएगा। उसके बाद हमारा जो सीडीपी है यूपी टेट के लिए वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीटेट में या फिर रीट में पूछ लेता है या फिर अदर एग्ज़ाम में, जैसे कि समावेशी शिक्षा है। यूपी टेट में तो एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो तो प्रीवियस ईयर से ही हो जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास। फिर व्यक्तित्व है, समायोजन है और ऐसे करके एक दो चीज़ें हैं। और फिर अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन आता है, वो तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही करा दूंगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बचे हुए हैं और बाकी समझ लीजिए आपका 90% सिलेबस यहीं पे ख़त्म हो गया है। 10% चीज़ें बची हुई हैं वो हो जाएंगी। तो अगर हम किशोरावस्था की बात करें, किशोरावस्था तो इसका टाइम पीरियड क्या है किशोरावस्था का? किशोरावस्था, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, 12 या 13 से 18 वर्ष। ठीक है, ये होता है टाइम पीरियड। ओके, एक मनोवैज्ञानिक थे, आपने सुना होगा, स्टैनले हॉल। ठीक है, तो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। क्या कहा है? संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था। क्या होता है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो बच्चे मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस होता है, हार्मोनल चेंज भी होता है, इधर संवेगात्मक चेंजेस भी होते रहते हैं, तो बच्चों में डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए बच्चे जो है दुख में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। ठीक है, संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है? स्टैनले हॉल इसे कहा है किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था। क्या कहा है? संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है, किशोरावस्था को क्या कहा है? संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था। ओके, इसमें क्या होता है? संवेगात्मक परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में क्या होता है? संवेगात्मक परिवर्तन होता है। परिवर्तन। ओके, ये सारी चीजें लिखिए आप। अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक थे किलपैट्रिक, उन्होंने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो कठिन काल होता है वो जीवन का ही किशोरावस्था होता है। किसने बोला है? किलपैट्रिक ने। ओके, तो आपको याद रखना है कठिन काल कहा है, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा है। कहाँ पे लिखूं? किलपैट्रिक ने ये किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ओके, जीवन का कठिन काल। ओके, रफ करती हूँ मैं। ओके,
और क्या कहते हैं, किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है मतलब अमूर्त चिंतन, बिना देखे भी किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है। जैसे मैंने अमूर्त चिंतन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को देख के आप चिंतन करना, ठीक है, तो आप अपनी कल्पना शक्ति का विकास करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, अपने मन ही मन में सोचेंगे। जैसे कि हमने कहा कि क्या, आम की विशेषताएं बताओ, तो आप देख के आम, मतलब आप अपने देख रहे हो आम, आपने खाया है आम, उसकी विशेषता बता सकते हो। लेकिन अमूर्त चिंतन का मतलब ये होता है, मैंने जैसे आपसे पूछा कोई डिजास्टर आ गया तो फिर इस दुनिया में क्या होगा, आप कैसे बचोगे, ठीक है। जैसे कि तूफ़ान आ रहे हैं, ताइफे, न जाने कौन कौन से, याश, बहुत सारे तूफ़ान आ रहे हैं। तो मैंने ऐसे बोला कि अगर तूफ़ान आया तो आप लोग अपना बचाव कैसे करेंगे। अब कोई अलग डायरेक्शन में सोचेगा, कोई अलग डायरेक्शन में सोचेगा, कोई अलग, है ना, तो अलग अलग डायरेक्शन में सोचोगे आप लोग, हाँ, है ना। कोई एक चीज, मतलब एक डायरेक्शन में तो कोई सोचेगा नहीं। हाँ, अमूर्त चिंतन, ये दुनिया समाप्त हो गई तो कोई क्या होगा बताओ, तो ये अमूर्त चिंतन होता है ना। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ये सारे लोग इस बारे में रिसर्च करते रहते। जैसे हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही सारी चीज़ें, ठीक है, अमूर्त चिंतन। ओके, तो जब जिस चीज़ के बारे में हम देख के चिंतन करते हैं उसे मूर्त चिंतन कहते हैं। मूर्त चिंतन हम कब करते हैं, बाल्यावस्था में करते हैं। ओके, लेकिन अमूर्त चिंतन हम कब करते हैं, किशोरावस्था में करते हैं। तो किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। ओके, अमूर्त चिंतन की अवस्था। और क्या होता है किशोरावस्था में, और क्या क्या होता है किशोरावस्था में? देखो, चिंता, कल्पना शक्ति का विकास हो चुका होता है, चिंतन, मरण, तर्क, ये सारी शक्तियों का विकास हो चुका होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। देखो, विकास का मतलब क्या हुआ, जब किसी चीज़ के बारे में आपका डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, इन सब चीज़ों का विकास होना तो बाल्यावस्था में थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। क्या बाल्यावस्था में आप बिल्कुल भी चिंतन नहीं कर सकते थे? क्या बाल्यावस्था में बिल्कुल भी आपको सोचना ही नहीं आता था? ऐसा नहीं है, ये चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो गई। लेकिन किशोरावस्था में आते आते ये चीज़ें और ज़्यादा परिपक्व हो जाती हैं, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आके चीज़ें थोड़ी विकसित हो जाती हैं। ओके, और फिर लाइफ टाइम और बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है, आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो नोट करिए। और आपको किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी अभी किशोरावस्था में, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग गुजर चुके होंगे, है ना। तो किशोरावस्था में जो बॉयज़ हैं वो एक मेल की तरह दिखने लग जाते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो एक फ़ीमेल की तरह दिखने लग जाती हैं, है ना। ये सारी बातें तो आप लोग समझते ही होंगे। ओके, तो जो गर्ल्स होती हैं वो फीमेल की तरह दिखने लग जाती हैं एकदम, और जो बॉयज होते हैं वो मेल की तरह दिखने लग जाते हैं किशोरावस्था में। ये एक यहाँ की विशेषता होती है। और जो किशोरावस्था में क्या होता है, समूहों, मतलब जो ग्रुप्स होते हैं किशोरावस्था में, जो फ्रेंड सर्किल होती है उसमें बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड सर्किल में क्या होता है, किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। ओके, घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है किशोरावस्था में। अच्छा, घनिष्ठ मित्रता का मतलब क्या हुआ? मित्रता तो मित्रता होती है, घनिष्ठ मित्रता का मतलब ये हुआ जहाँ पे प्यार, समर्पण, सहयोग, है ना,
परोपकार, इन सब की भावना का विकास हो चुका हो। ठीक है, ठीक है, तो उसे कहते हैं घनिष्ठ मित्रता। ओके, समर्पण, सहयोग, त्याग, बलिदान, परोपकार, ओके। तो घनिष्ठ मित्रता का मतलब हुआ ये सारी चीज़ें, और किशोरावस्था तक आते आते ये सारी चीज़ें विकसित हो चुकी होती हैं। समर्पण, सहयोग, त्याग, बलिदान, परोपकार, प्यार, ये सारी भावनाएं क्या एक इंसान में आ चुकी होती हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? मैं तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ। और क्या होता है इसमें किशोरावस्था में? देखो, किशोरावस्था में किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा का मतलब क्या होता है बताइए? वीर पूजा का मतलब ये हुआ, आप किसी ना किसी को अपना आइडल मानते हो, चाहे कोई भगवान हो, चाहे कोई महापुरुष हो, जैसे किसी के स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, किसी के एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, मेरे भी एपीजे अब्दुल कलाम हैं, और किसी के कोई भी हो सकते हैं। मेरे विवेकानंद और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मतलब सबके अपने अलग अलग आइडल हो सकते हैं। ओके, जैसे कि किसी के अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं, किसी के लाल बहादुर शास्त्री हो सकते हैं, बहुत महापुरुष मतलब अनगिनत नाम है। किसी के चंद्रशेखर आज़ाद हो सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो सकते हैं, किसी के गौतम बुद्ध हो सकते हैं, महावीर स्वामी हो सकते हैं, है ना, अनगिनत हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है? वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा, वीर पूजा। ओके, इसमें अक्सर क्या होता है, लड़कियां जो है पूजा पाठ करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, पूजा अपने घर वालों को देखते हैं, या फिर जो भी संस्कार मिले होते हैं, कोई छोटा सा पैंडल भगवान का या कुछ भी पहनना गले में शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लड़के भी करते हैं, कोई फ़ोटो अपने पास भगवान की या किसी की रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लोग तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रखते होंगे, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है इस एज में। ओके, वीर पूजा की भावना। ईश्वर के अस्तित्व को, बहुत सारे बच्चे इस एज में ईश्वर के अस्तित्व को मानना शुरू कर लेते हैं, किसी ना किसी रूप में ईश्वर के अस्तित्व को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके पहले बाल्यावस्था और शैशवावस्था में इस चीज़ से उनका कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन इस अवस्था तक आते आते ये सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें नोट करिए। ओके, तो ये वाला क्लास आपका हो गया है। देखिए, किशोरावस्था पे एक लेक्चर मैं और ले लूँगी इसका शारीरिक और सामाजिक विकास को देखते हुए। ठीक है, और बाकी आपका सीडीपी का जितना भी है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सीटेट और रीट या फिर DSSS ये सारे जो एग्ज़ाम हैं उन उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। ओके, तो उनके लिए मैं क्लास डेली 3-4 क्लास और ले लूँगी बाद में। और
आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग यूथ पब्लिकेशन का जो ऑल टेट का आता है, ऑल टेट की सीडीपी की एक बुक आती है एमसीक्यू फॉर्मेट में, ओके, उसको लीजिए, आप सॉल्व करिए। ये लेक्चर देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन उसी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। आप लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, ओके। ये काम आप लोग करते जाइए। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है सीडीपी में 30 में से 30, और बहुत जल्द हम पर्यावरण और हिंदी और करंट अफेयर की भी क्लासेज, करंट अफेयर का तो मैंने खैर डिजाइन ही कर लिया है, क्या क्या मुझे पढ़ाना है, और हाँ हिंदी का भी मैं कंटिन्यू करूँगी और पर्यावरण की भी क्लासेज लेके आऊँगी। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।